स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। ये होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज के लिए हम टोटल लेते हैं, तो टोटल कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, टोटल कितना टाइम लिया। चेंज को कहते हैं v2 माइनस v1, टाइम के लिए t2 माइनस t1। तो एवरेज एक्सेलरेशन का ये फार्मूला हो गया। इंस्टाटेनियस एक्सेलरेशन वही होती है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब टाइम हमारा हम बहुत कम टाइम दें जज करने के लिए, यानी कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, एवरेज एक्सेलरेशन को हम इंस्टाटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया dv बाई dt। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर। यहाँ डी टी स्केयर आएगा, यहाँ पे डी टी का स्केयर आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होती है? जब वेलोसिटी हमारी बढ़ रही हो। जैसे हमारी एक ट्रेन है, वो पहले रुकी हुई थी, चलना शुरू कर गई, पहले उसकी वेलोसिटी कम थी, अब धीरे धीरे वेलोसिटी उसकी बढ़नी शुरू होगी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ज़ीरो भी हो सकती है अगर वेलोसिटी चेंज ना हो। नेगेटिव भी हो सकती है जब वेलोसिटी मेरी डिक्रीज़ कर रही हो। नेगेटिव का एग्जांपल बताते हैं। जब हमारी ट्रेन है वो पहले चल रही थी, फिर एकदम से रुक गई, तो एक्सेलरेशन उस केस में नेगेटिव होगी। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होते हैं। एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और थर्ड इक्वेशन होती है v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। सबसे पहले मैं आपको v, u और a t के बारे में बताती हूँ। v क्या है, u क्या है और a t क्या है। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन और t का मतलब होता है टाइम। तो ये आप कहीं पे लिख लो। v का जो v है यहाँ पे उसका मतलब वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है? v बराबर है u प्लस ए टी। इसको हम डिराइव करने के लिए कैसे डिराइव कर सकते हैं? अभी हमने देखा है a किसके बराबर होता है? dv बाई डी टी के अभी करा है। तो अब डी टी को उधर ले गए, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा, तो डी वी किसके बराबर आ जाएगा? ए डी टी। अब ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा टाइम t इक्वल टू 0 था, इनिशियल वेलोसिटी u थी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे? यहाँ पे और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन होता है ऐसे, इंटीग्रेशन का साइन लगाया और साथ में लिमिट लगाई। शुरू वाली वेलोसिटी u थी, बाद वाली वेलोसिटी v होगी। शुरू वाला टाइम, ठीक है, तो टाइम 0 था, बाद में t हो गया। इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगानी होती है। नीचे शुरू वाली लिमिट होती है, u होगी इनिशियल वेलोसिटी, u होगी v होगी फाइनल वेलोसिटी, टाइम शुरू में 0 हो गया, t हो गया। अब इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे? a को बाहर निकाल लिया यहाँ ब्रैकेट से, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया। इसको फर्दर कैसे सोल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस यू a, इसको कैसे सोल्व करते हैं? t माइनस 0, तो a आ गया। इसको जब इधर उधर लेके जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा v बराबर है u प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन हमने डिराइव कर ली। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की। अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? हमें पता है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब v की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, u प्लस ए टी यहाँ से, अब डी टी को उधर ले गए, फिर अब इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। शुरू में s 0 था, बाद में s हो गया।
टाइम शुरू में 0 था, बाद में t हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ तो s आ जाएगा, यहाँ u t माइनस 0 a t स्क्र बाई 2 तो ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र आ जाएगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व होगी। अब थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते हैं। हमें पता है v होता है u प्लस ए टी। अब यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली। टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, u को उधर ले गए और a को नीचे ले गए तो t की वैल्यू ये आ गई। अब इसकी यहाँ से t की वैल्यू जो आई है इसको इस इक्वेशन में जो है उसमें पुट कर दिया। जब इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। इसको जब फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप रीअरेंज करोगे, मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। एक बार आप ट्राई करना। कुछ स्टेप्स इसमें आपको क्लियर नहीं होंगे क्योंकि इंटीग्रेशन है, एक नई टर्म है, वो मेरे को मैं आपको लेक्चर अलग से लेक्चर लेके आपको समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्दर आपको अभी तो थोड़ा सा आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे u का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है। काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन होती है। एक होता है v बराबर है u प्लस ए टी, सेकेंड होती है s बराबर है u t प्लस हाफ ए टी स्क्र, थर्ड होती है v स्क्र इज इक्वल टू u स्क्र प्लस 2as। यहाँ पे u v t a s का मीनिंग होता है। जो u होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, a को बोलते हैं एक्सेलरेशन, s को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड हमने निकालना है। अभी हमने यहाँ करा था s होता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्र। हमने nth सेकेंड में निकालना है, मतलब हमने कोई जर्नी करी, हमने 10 सेकेंड लिया, हमने 1 से लेकर 10 सेकेंड तक का टाइम लिया। तो अगर हमने कोई पर्टिकुलर सेकंड के लिए करना है कि nth सेकंड में 7th सेकंड में हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, Sn माइनस एस माइनस 1 करेंगे। Sn कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n t की जगह पे n पुट कर दो, un प्लस हाफ a n का स्क्वायर। ठीक है, और n माइनस 1 की जगह t की जगह पे n माइनस 1 पुट कर दो, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो nth सेकंड में जो हमारे पास जो होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी ने, वो आ जाएगा, वो आएगा u प्लस ए बाई 2 टू n माइनस 1। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, और n मतलब कौन सा सेकंड। तो इस तरह से आप ये इक्वेशंस को आज प्रिपेयर करके रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको कुछ ग्राफ्स के बारे में बताना चाहूँगी। हमने यहाँ पे ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। हमने डिस्टेंस और टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट किए हैं। एस डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया है और टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है। जब मेरा पार्टिकल रेस्ट पे हो, मतलब पार्टिकल मोशन में नहीं करा, तो उसका जो एस हो जाएगी फिक्स हो जाएगी, तो उसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें जो थीटा एंगल होगा 0 डिग्री होगा क्योंकि, और वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है उसका ऐसा ग्राफ होता है। जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो इसका ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन में से पास हो रही है। ठीक है, एंगल बनाएगा, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, कांस्टेंट एंगल बनाएगा, एक्स वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन हमारी 0 होगी। पार्टिकल जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो ऐसा ग्राफ होता है। रेस्ट पे हो तो इस तरह का होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो ग्राफ इस तरह का होता है। अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, और इंक्रीज़ कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड ग्राफ कौन सा है, जब मेरा थीटा इंक्रीज़ कर रहा हो, वेलोसिटी मतलब इंक्रीज़ कर रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीजिंग होगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। अब यहाँ ग्राफ इसका ऐसा होगा। अगर स्लोप निकालनी होती है, स्लोप होती है ds बाई dt। उसके बाद जो फोर्थ ग्राफ है, थीटा मेरा डिक्रीज़ कर रहा है, वेलोसिटी मेरी डिक्रीज़ कर रही है, एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है, हम एक्सेलरेशन कैसी है मेरी, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। जो हमारा लास्ट वाला ग्राफ है, थीटा कांस्टेंट है और नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन 0 है, पार्टिकल रिटर्न टुवर्ड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ है। अब पहले हमने करे थे यहाँ पे जो ग्राफ थे वो पोजीशन और टाइम के बीच के ग्राफ थे। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ वेलोसिटी ऑफ टाइम के ग्राफ हैं। वेलोसिटी अब टाइम के साथ कैसे वेरी करती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्राफ ऐसा होगा,
ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्राफ ऐसा होगा, थीटा 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगी, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब फर्दर जब मेरी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ग्राफ ऐसा होता है, एंगल फिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। जब वेलोसिटी मेरी इंक्रीज़ कर रही है और एक्सेलरेशन मेरी इंक्रीज़ कर रही है तो ऐसा ग्राफ होता है, और ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ है। ठीक है, तो ये सब ग्राफ है आपको आने चाहिए। थैंक यू। फर्दर अब हम कुछ ग्राफ्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लोप को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है दोनों का रेशो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो। तो ये आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होती है, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम वो होगी एक्सेलरेशन। अब आगे क्या है, ठीक है, स्लोप का मतलब डिवाइड करना, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे वेलोसिटी आएगी, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी बोलते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है इसका जो एरिया होगा, अब एरिया निकालने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, और जो वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस भी बता सकते हैं उसको, डिस्टेंस भी बताता है। ठीक है, एरिया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटी। मैंने तुम्हें शायद पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा नाम बताया हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मास उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्वांटिटी होती है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, और टेम्परेचर की डायरेक्शन नहीं होती, वर्क की भी डायरेक्शन नहीं होती। ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, फर्दर, ठीक है, तो a physical quantity which require magnitude as well as direction when it is expressed is called vector। अब वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर, उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दिया, एक एरो लगा दिया। ठीक है, अब एक पी से क्यों, एक वेक्टर है, पी से शुरू हो रहा है, क्यू की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको वेक्टर से डिनोट किया। अब जो पी क्यू एक वेक्टर है, पी से क्यू की तरफ है, इसके ऊपर एक एरो लगा के इसको हमने डिनोट किया हुआ है। इसकी जो लेंथ होगी इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, और डायरेक्शन इसकी एक डायरेक्शन होगी, फर्दर डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में ये है। जब हम लिखते कैसे हैं, पहले स्टार्टिंग पॉइंट को लिखते हैं पी, और इसका एंडिंग पॉइंट लिखते हैं, लास्ट में एंडिंग पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लगाते हैं, ऐसे मैग्नीट्यूड के लिए ये सिंबल लगाते हैं, सिंपल ए भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऐसे डाल के रख दो, ए के साथ ऐसे दो पैरेलल लाइन का सिंबल डाल के लिखते हैं, तो उसको इसके मैग्नीट्यूड मतलब इसकी मात्रा कितनी है वो मैग्नीट्यूड बताता है। सिंपल लिखा हो यानी कि वेक्टर है ये पूरा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर मैग्नीट्यूड बताना है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं बतानी, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास सिंपल ए ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पी होता है, पी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ये इसका एंड पॉइंट, और इसका हेड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, टिप ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब वेक्टर की अलग अलग टाइप्स होती है। सबसे पहले पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, इनका जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स जैसे वेक्टर दिया हुआ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट, जो एक कोई रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एक वेक्टर है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है इसका कोई। ठीक है, ये एक एक्सिस के अलोंग लगते हैं, एक रोटेशनल इफेक्ट बताते हैं, और एक एक्सिस के अलोंग इसकी क्या होती है, एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड लगते हैं।
इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम स्क्रू रूल लगाते हैं या राइट हैंड थंब रूल भी लगाते हैं। इनको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, यानी कि जो एक सर्कुलर मोशन को या रोटेशनल मोशन को वेक्टर दिखाएंगे, घूमने वाली चीज़ को दिखाएंगे, उसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ये इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, उससे इक्वल वेक्टर बोलते हैं। जैसे दो वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ए और बी, तो इसको ए इज इक्वल टू बी कर सकते हैं। ठीक है। अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? दोनों वेक्टर सेम तो हो पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे ए बी, ए इस तरफ है, ए वाला वेक्टर इस तरफ है, ए से बी की तरफ, बी ए वाला वेक्टर इस तरफ है। तो ए बी तो ए से शुरू हो रहा है, बी पे ख़त्म हो रहा है, और बी ए बी से शुरू हो रहा है, ए पे ख़त्म हो रहा है तो दोनों इक्वल, पर दोनों का क्या क्या है? नेगेटिव है, तो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन, तो इनको अपोजिट वेक्टर भी बोल देते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी बोल देते हैं। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? वो जो एक सेम प्लेन में हो, एक पेज में हो। जैसे प्लेन बना होता है पेज से, तो एक ही पेज में हो, उसको बोलते हैं कोप्लेनर। प्लेन मतलब पेज, उसे बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर है, हेयर ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका जो इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। जैसे ए बी सी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है सेम है, उन्हें हम कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। और ए और बी, यहाँ पे ए बी सी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, इसे नॉन कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर क्या होता है? नल मतलब ज़ीरो, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। ठीक है। जैसे दो वेक्टर को जोड़ा, एक ए का एक माइनस एक को जोड़ा, दोनों का डायरेक्शन तो इसकी कुछ होगी, जीरो इज़ अ जीरो वेक्टर डायरेक्शन होगी, पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका यूनिट मतलब वन, जिसका यूनिट जिसकी मैग्नीट्यूड वन होती है, इसको ए कैप से डिनोट करते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, उसको हम यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, ए यूनिट वेक्टर, ए के ऊपर कैप, और ए वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ आया? तो ये अब आपको जो है आने चाहिए। यूनिट वेक्टर की यूनिट कोई नहीं होती, डायमेंशन भी नहीं कोई होती, इसकी डायरेक्शन होती है सिर्फ। जो आई जे के होते हैं ये भी यूनिट वेक्टर होते हैं। आई एक्स डायरेक्शन में होता है, जे वाई डायरेक्शन में होता है, और जो के होता है वो जेड डायरेक्शन में होता है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। तो ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करके रखना। फर्दर में आपको कुछ ठीक है नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में कराएंगे। अब वेक्टर्स की एडिशन के बारे में करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में करेंगे। तो कैसे करते हैं? वेक्टर की डायरेक्शन होती है तो इनको हम नंबर की तरह ऐड नहीं करते, तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे? रूल्स लगाएंगे, वैसे इनको ऐड करेंगे। थैंक यू।